Hello girls, we are study BSc second year paper third unit second के अंतर्गत आज हम 7वें दिन जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह था जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षण। जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षण में कल हमने पढ़े थे तनाव क्षेत्र इकोटोन, सामुदायिक स्थिरीकरण कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, पारिस्थितिक तुल्य इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, विविधता डाइवर्सिटी। अब हम आज अध्ययन करेंगे 5वें लक्षण से जीव संख्या स्थिरीकरण। 6वां समुदाय प्रभाविता, 7वां समुदाय आवर्तिता, जिसके अंतर्गत 3 सब कैरेक्टर है: मौसमी आवर्तिता, प्रकाश आवर्तिता, चंद्रीय आवर्तिता। तो हम देखते हैं जीव संख्या स्थिरीकरण। जीव संख्या स्थिरीकरण पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जीव संख्या जैव समुदायों में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिकली स्वतः नियंत्रित होती है। हम जानते हैं कि समुदाय में जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। समुदाय में जंतु भ्रमण करते ही रहते हैं। साथ में ही प्राकृतिक मृत्यु आखेट आहार की दृष्टि से जीवों की संख्या में कमी हो जाती है, किंतु प्रकृति में प्रजनन तथा दूसरे स्थान से जीवों के आ जाने के कारण जीव संख्या स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार ये समुदाय का एक विशिष्ट लक्षण है जीव संख्या स्थिरीकरण। नेक्स्ट था अपना 6वां समुदाय प्रभाविता कम्युनिटी डोमिनेंस। हम जानते हैं जैविक समुदायों में किसी न किसी जाति विशेष का प्रभाव रहता है। इसके पीछे रीजन है, कारण है कि किसी जाति विशेष का पूरी जीव संख्या में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, अर्थात तुलनात्मक रूप से वह जाति उस जाति के सदस्यों की संख्या उस जीव संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वह प्रभावशाली व महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक समुदाय की प्राकृतिक संरचना जैविक क्रियाएं इस जाति विशेष के जीवों में अधिकांशतः आधारित होती है। इस कारण इनको पारिस्थितिक प्रभावी कहा जाता है और ये क्रिया समुदाय प्रभाविता कहलाती है। जैसे हम घास के मैदानों को घास के मैदान ही क्यों कहते हैं? वहाँ क्या वो कोई दूसरी पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं क्या? लेकिन घास के मैदानों को घास के मैदान इस वजह से कहा जाता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में घास जाति के पौधे होते हैं। या हम यूँ कहें कि किसी वन में वनों को वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ वन लायक बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए उन्हें वन कहते हैं। नहीं तो वहाँ और भी कई तरह के पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम किसी यूँ कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष को किसी नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वहाँ पर वह नाम या वह जीव ज़्यादा पॉपुलर होता है। ये था समुदाय प्रभाविता। नेक्स्ट है समुदाय आवर्तिता कम्युनिटी पीरियोडिसिटी।
समुदाय आवर्तीता किसे कहेंगे? जीवों का जीवन चक्रीय क्रम में निर्धारित होता है। एक समुदाय के सभी जीव जैसे पौधे या प्राणी भी चक्रीय क्रम दोहराते हैं। इस प्रकार पूरा समुदाय ही चक्रीय क्रम दोहराता है। इसे हम समुदाय आवर्तीता कहते हैं। जंतु वर्ग में जीव अपनी क्रियाओं से डेली रिदम प्रदर्शित करते हैं। ये समुदाय आवर्तीता 3 प्रकार की होती है। मौसमी आवर्तीता, सीजनल पीरियोडिसिटी, प्रकाश आवर्तीता, फोटो पीरियोडिसिटी, चंद्रीय आवर्तीता, लूनर पीरियोडिसिटी। फर्स्ट है सीजनल पीरियोडिसिटी। हम देखते हैं कि मौसम, आर्द्रता, तापक्रम, वर्षा, दैनिक प्रकाश का अंतराल आदि सभी मौसम पर आधारित हैं और ये समय समय पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मौसम परिवर्तन के दौरान दिनों दिन प्रकाश का अंतराल, अंधकार का समय बदलता रहता है, जो जीवों को सीधा प्रभावित करता है। पक्षी वर्ग अपने घोंसले अथवा आश्रय स्थल उपयुक्त मौसम आने पर ही बनाते हैं। जनन भी सीधा मौसम से जुड़ा होता है। वर्षा काल में फलते फूलते हैं, वहीं अनेक पादप सर्दी में अथवा दूसरे मौसम में फलते फूलते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बहुत से जीव जंतुओं का पीरियड, फलने फूलने का टाइम, प्रजनन, घर बनाने का, घोंसले बनाने का टाइम सीजन पर डिपेंड करता है। इसको सीजनल आवर्तीता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश आवर्तीता। प्रकाश आवर्तीता को हम सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं बहुत से जीवों और वनस्पति वर्ग सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं सीधे तौर पर, अतः इसे डेली पीरियोडिसिटी भी कहा जा सकता है। वनस्पति वर्ग में जैसे सूरजमुखी का पौधा है, वह जिधर सूर्य होता है उधर अपने फूल को कर लेता है। कमल के फूल की पंखुड़ियाँ रात्रि में बंद हो जाती है, दिन के समय खुल जाती है। इसी प्रकार जंतु होते हैं, जो बहुत से जंतु रात्रिचर, दिवाचर, सांध्यचर अलग अलग प्रकार के कहलाते हैं। जो जंतु रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, वह रात्रिचर। दिवाचर दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं। सांध्यचर जो दिन व रात के बीच का संध्या का समय होता है, उस टाइम पे अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, वह सांध्यचर कहलाते हैं। प्रकाश आवर्तीता प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। पत्तियों के स्टोमेटा के खुलने बंद होने पर प्रकाश का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार पौधे व जंतुओं के वृद्धि, विकास, वर्णकता, गमनशीलता, जनन सीधा प्रकाश से संबंधित होता है। नेक्स्ट है लूनर पीरियोडिसिटी। चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव से जुड़ी चंद्रीय आवर्तीता से सर्वाधिक प्रभावित समुद्री जीव होते हैं, क्योंकि समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा समुद्र चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होता है। अतः नेरिस लियोडिस जैसे जंतु पूर्णिमा की रात में एक विशेष जनिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अंडे देते हैं। पूर्णिमा की रात में अनेक सीपियों का प्रजनन भी चंद्रीय आवर्तीता से जुड़ा होता है। ज्वार के विभिन्न आयाम तथा दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार भी अनेक जीवों को प्रभावित करता है। 15 दिन में एक बार होने वाली गति को अर्धचंद्रीय कहा जाता है और 30 दिन में अंतराल में होने वाली गति को पूर्ण चंद्रीय कहा जाता है। इस प्रकार जैविक समुदाय के विशिष्ट लक्षण खत्म होते हैं। तनाव क्षेत्र, सामुदायिक स्तरीकरण, पारिस्थितिक तुल्य, विविधता, जीव संख्या स्थिरीकरण, समुदाय प्रभाविता, समुदाय आवर्तीता जिसमें 3 था, मौसमी आवर्तीता, प्रकाश आवर्तीता, चंद्रीय आवर्तीता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना जैव समुदाय अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। सभी समुदाय के सदस्य, बहुत सीधा सा पॉइंट है, जैव सामुदायिक अंतर्निर्भरता। सभी समुदाय के सदस्य प्रजनन, भोजन, सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते इसे ही जैव समुदाय अंतर्निर्भरता कहते हैं। कितना सीधा सा पॉइंट है।
एक बार और, सभी समुदाय के सदस्य प्रजनन के लिए, भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते, डिपेंड होते हैं। इसे ही जीव समुदाय अंतर्निर्भरता कहते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 प्रकार की है। प्रजनन हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता, सुरक्षा हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता। अब सबसे पहले देखते हैं प्रजनन हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता। गर्ल्स, कई पौधों में निषेचन हेतु विशिष्ट कीटों का होना आवश्यक होता है। ये कीट भोजन के लिए फूलों पर मंडराते हैं और अनजाने में परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाकर निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधे के बीजों का विकिरण पक्षियों, मानव अथवा जंतुओं के माध्यम से होता है। कई पक्षी प्रजनन हेतु अपने घोंसले पेड़ों पर ही बनाते हैं जहाँ भ्रूण की विकास उनका संभव हो पाता है। तो एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता हुई ना। प्रजनन के लिए अपन विशेष रूप से प्रजनन हेतु पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कौवे के घोंसलों में कोयल अपने अंडे देती है, जहाँ कौवे ही कोयल के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये कुछ उदाहरण जो तुम्हें अपनी तरफ से भी लिख सकते हो और मैं बता रहा हूँ, ये याद रखना, एग्जाम में रटने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब जानते हो एक फूल से परागकण दूसरे फूल पर कैसे पहुँचते हैं, एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता के कारण ही पहुँचते हैं। कई पक्षी पौधों पर घोंसले बनाते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है, जहाँ कौवे कोयल के बच्चों का पालन पोषण करते हैं। गल वेस्प विशेष पौधों के तनों में अपने अंडे देती है ताकि लार्वा को तुरंत ही वांछित भोजन उपलब्ध हो सके, क्योंकि जैसे ही अंडे से लार्वा निकलेगा तो वह विशेष प्रकार के पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। प्रचुर मात्रा में प्रजनन एवं विशिष्ट भौगोलिक विस्तार दोनों ही एक दूसरे से जुड़े पहलू हैं। प्रत्येक समुदाय में विशेष प्रकार के सदस्य स्वयं ही किसी निश्चित अथवा निर्धारित स्थान पर स्थापित होने लगते हैं। इसके बाद भोजन आश्रयता पर ध्यान देकर उसे संतुलित बनाते हैं। जब भोजन का कंपटीशन खत्म होता है तो प्रजनन में बढ़ोतरी होकर जीवों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य सभी जीवों को रहने के लिए आवास चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और वंश वृद्धि के लिए प्रजनन चाहिए। तो भोजन की प्रतिस्पर्धा समाप्त होने पर प्रजनन के द्वारा बढ़ोतरी से अप्रत्याशित रूप से जीव बढ़ते हैं। इस समय इन जीवों को भौगोलिक विस्तार होकर ये आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगते हैं। यह विस्तार पोषण स्तर जीवभार के पिरामिडों को विस्तृत बना देते हैं। इससे अनेक शाकाहारी व मांसाहारी जीव भी समुदाय के सदस्यों में समाहित होते हैं। चरम बिंदु तक पहुँचते पहुँचते मांसाहारी जंतु दूसरे जीवों की संख्या में शिकार द्वारा कमी करने लगते हैं। समुदाय विकसित तो होता है किंतु स्थिरता प्रदर्शित होने लगती है। इसे सामुदायिक स्थिरता कहते हैं। इस अवस्था में पिरामिड भी स्थिरता दर्शाता है। समुदाय की स्थिरता की स्थिति में भी जनन के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। अब इस बढ़ती संख्या से बना दबाव समुदाय को सीमाबंदी होने अर्थात विस्तार रुक जाने से और उग्र होने लगता है। मूल समुदाय में जीव संख्या का समा पाना कठिन होने लगता है। इस समस्या के समाधान के लिए कई सदस्य दूसरे स्थानों पर जाना शुरू कर देते हैं। इस प्रवास के कारण जहाँ समुदाय में स्थिरता बनी रहती है वहीं जीव संख्या भी संतुलित रहती है और इस प्रकार का प्रवास जीव संख्या प्रवास पॉपुलेशन माइग्रेशन कहलाता है। ये प्रवास यदि नहीं होता तो समुदाय स्तर पर जीव संख्या का नियंत्रण प्राकृतिक रूप से भूख अथवा महामारी के माध्यम से किया जाता। इस परिस्थिति में यदि कोई विशेष जाति समाप्त हो जाती है तो भोजन चक्र असंतुलित होने लगता है। इस प्रकार प्रजनन हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता होती है। नेक्स्ट है सुरक्षा हेतु प्रकृति में सामुदायिक अंतर्निर्भरता। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस फॉर प्रोटेक्शन इन नेचर। एक ही समुदाय में विभिन्न जीव सुरक्षा हेतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। घने पेड़ एवं घास आदि वनस्पतियाँ वर्षा, आंधी एवं शत्रुओं से जंतुओं की सुरक्षा करती है।
व आश्रय भी देते हैं। सुरक्षा पूरी नहीं होने पर जीव संख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त पेड़ पौधों के अभाव में कीट वर्ग के जंतु कीटाणुओं का आहार बन जाते हैं। अगर पेड़ पौधे पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे तो बहुत से कीट वर्ग के जंतु उन्हें खाने वाले जीवों का आहार बन जाएंगे। फलस्वरूप परागण पूरा नहीं हो पाएगा तो वनस्पति वर्ग के जीवों की संख्या घटने लग जाएगी। अतः सुरक्षा हेतु प्रकृति में जीवों का परस्पर एक दूसरे पर डिपेंड होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षा के एडोप्टेशन जो वेरियस टाइप के होते हैं, कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जैसे संगोपन या छिपाव, मिमिक्री, अनुहरण किसे कहेंगे? जिस प्रकार की पत्ती होती है उसी की शेप में कीट का या जीव का उसके समान आकृति बना लेना। चटकीले रंग, विषदंत सांप के फन तथा फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन आदि से जीव भोजन, प्रजनन और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामुदायिक जीवन में एनिमल्स एक दूसरे पर सुरक्षा के लिए आश्रित रहते हैं। वनस्पतियाँ मिट्टी पर खनिज पदार्थों के लिए निर्भर रहती है। मरे हुए जीवों को पुनः उपयोगी बनाने का काम जीवाणु एवं कवक करते हैं। इन सब पर सभी आश्रित है। जीवाणु एवं कवक स्वयं भी भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंट के इस जाल को सामुदायिक अंतर्निर्भरता कहा जाता है। इस प्रकार गर्ल्स, ये बायोटिक कम्युनिटी का पॉइंट ख़त्म होता है। यूनिट अभी ख़त्म हुई नहीं है, लेकिन ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को 2 से 4 बार सुनो अच्छी तरह, और फिर चाहो तो तुम अपनी लैंग्वेज में नोट्स भी लिख सकती हो, एक आंसर तैयार कर सकती हो। ये फिक्स नहीं है कि मैंने बोला जो ही, इस तरह के अपन कितने ही पेज बढ़ सकते हैं उदाहरण दे दे के। ये कोई बड़ी बातें नहीं है कि प्रजनन हेतु प्रकृति में जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, सुरक्षा हेतु प्रकृति में जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। इसके कितने ही उदाहरण हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।